नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारा आज का विषय है अंतरिक्ष विज्ञान क्या है अंतरिक्ष के रहस्य और उनका जीवन पर क्या है प्रभाव। विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर यज्ञस्वामी सुंदर राजन, साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, अंतरिक्ष को जानने की उत्सुकता मानव को पहले से ही रही है। इसीलिए रात के समय लोग तारों को देखकर सोचते थे कि बाहर आखिर क्या होगा। यही जानने की इच्छा ने मानव को अंतरिक्ष की ओर जाने पर मजबूर किया। आज पहले के मुकाबले मनुष्य अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुका है। पृथ्वी के बाहर के ग्रह और तारों के बारे में अध्ययन लगातार किया जा रहा है। अंतरिक्ष के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन असल में अंतरिक्ष क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है और आखिर अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। चलिए आज इसी विषय में जानकारी लेंगे इसरो के जाने माने साइंटिस्ट पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर यज्ञस्वामी सुंदर राजन से। चलिए मिले YS राजन जी से और जाने ब्रह्मांड के और रोचक तथ्यों के बारे में। पद्मश्री प्रोफेसर यज्ञस्वामी सुंदर राजन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। हर किसी के दिमाग में जब हम सोते हैं, जगते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें हमेशा आसमान नजर आता है। रात में तारे टमटमाते हैं उसके अंदर और बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते हैं कि आखिर नीचे से ऊपर की दुनिया क्या है, आखिर अंतरिक्ष क्या है। तो ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कितना विशाल है, इसकी हद क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमें बताइए। आप बोलते हैं ठीक है, पहले आप बताए थे कि स्टार दिखते हैं वगैरह, ये तो पहले गांव में था, मैं देखा हूँ। फिर आजकल का तो आपका दिल्ली में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। एक में पोल्यूशन होगा, नहीं तो लाइट पोल्यूशन होगा। इसलिए आजकल लोग टीवी में देखना पड़ेगा ये आसमान कैसा है करके। ये बोलने के बाद ये है कि सबके लिए कुछ न कुछ, मून तो कभी कभी दिखेगा, सूरज दिखता है, और इतना बड़ा आसमान कभी कभी देखे तो कितना ब्लू, वाटर ब्लू स्काई, इतना एक्सपेंस है, उसमें क्लाउड जाता है, ये जाता है, वो तो देख सकते हैं। वो सब देख के है, ये बचपन में बहुत सारे लोगों को होगा करके मैं उम्मीद करता हूँ। आजकल का सब तो बच्चे के हाथ में, 3 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल दे देते हैं, तभी उनको वो ऐसा लगेगा कि पता नहीं है। अभी नेचर को ऐसा देखा तो बाहर देखो, ट्रीज देखो, कोई फॉरेस्ट में देखो, सब में ये क्या है, ये कैसे हो गया, कैसे आ गया। ट्री को भी सिर्फ आसमान का नहीं, अंतरिक्ष का ही नहीं, सब में बहुत ये होता है। पहाड़ देखो, बड़ा पहाड़ देखो, ये कैसे आया इतना बड़ा। और आप जाते जाते आपको लगेगा कि बहुत नजदीक है, आप चलते 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 चलेंगे, वो भी चलते चलते जैसा लगेगा, क्योंकि वो ज्योमेट्री का ये है।
ये नेचर का थोड़ा एडमायर करना बच्चों के लिए जरूर सिखाना है। सिखाने का जरूरत नहीं है। ऐसे जो नेचर का जो जगह होता है, जैसे आप बोले कि आसमान तारा सब दिखता है, वो आजकल शायद बहुत गांव में होगा। वो साइड में देख के बच्चों को दिखाना है। ये स्कूल का करिकुलम में सिर्फ ऐसे अंतरिक्ष ये हो गया, नासा ने गया, ये गया, अपना चंद्रयान गया, वो बोल के फायदा नहीं है, उनको देखना पड़ेगा। जी सर, विषय तो बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस विषय की ओर आपने एक हिंट दिया है वो तो आज सभी की समस्या बनी हुई है और उसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने कई सारे डिजास्टर के रूप में हमें दिखते हैं। लेकिन क्योंकि जो हमारा ये कार्यक्रम है ये लोगों में विज्ञान की रुचि को बढ़ाने के लिए ही है सर, और इसी तरह के प्रयास से हम जो आम जनता है उनके अंदर विज्ञान को लेकर एक अलग सा कुछ हम जगा सकते हैं। लेकिन आप, क्योंकि आपने अंतरिक्ष पे सर इतनी रिसर्च की है, तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या ये कहीं खत्म होता है? ये सर अंतरिक्ष का एंड भी नहीं है, बिगिनिंग भी नहीं है। अंतरिक्ष यानी स्पेस, जो नीचे से इधर से ऊपर गए, ऊपर जाने लगेंगे अपने इसमें, पहाड़ तक जाएंगे। कितना होगा एवरेस्ट? तो अपना हिमालय तो हाईएस्ट होगा क्या, 5 किलोमीटर होगा, 5.5 किलोमीटर होगा। फिर तो उधर हवा तो है, बहुत कम है उधर, ऑक्सीजन वगैरह बहुत कम होगा, इसलिए वो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर प्लेन्स जाते हैं, वो सब वगैरह 10-15 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं। वो सब अपना ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर आने उसमें थोड़ा थोड़ा हवा रखता है। उसके ऊपर भी है, ऊपर जाओ स्ट्रेटोस्फियर आएगा। उसके बाद ये ऐसे अंतरिक्ष ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है जो हाँ तारा दिखता है, इधर से ही शुरू होता है। ये सब में अपना जो सैटेलाइट वगैरह है वो सब 400 किलोमीटर में होगा, वो तो चलते रहेगा। हम लोग शुरू किया था कॉस्मिक रे रिसर्च में, हम लोग तभी ऑरिजिन ऑफ कॉस्मिक रेस, ऑरिजिन आने उसको कैसे किधर से आया, कैसा, वो पूरा देखेंगे। यही अभी तो फिर देख के फिर और कुछ न कुछ बढ़ते ही जाता है। ये विज्ञान का एक असली रूप है कि बहुत लोग सोचते हैं कि विज्ञान में आया, ये आसमान से आया फरिश्ता पूरा वो दिखा देगा। ऐसे मैजिक नहीं है, सीखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च करते करते ही आपको नया दिखेगा। वो नया के करने के बाद आप सोचेंगे कि हमने ये कर दिया करके, फिर भी आप तैयार होना पड़ेगा कि और कुछ न कुछ नया रिसर्च होगा, उसमें से शायद ये सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा। जैसे कि न्यूटन ने एकदम बड़ा, उसका जैसा उसका अभी भी एप्लीकेशन है उनके इसमें से न्यूटन, फैराडे वगैरह, इसमें एस्ट्रोनॉमी वगैरह में कोपरनिकस, गैलीलियो वगैरह है। फिर अभी इतना आ गया कि फिर आइंस्टीन आए बीच में, उसमें बीच में क्वांटम मैकेनिक्स आया। वो क्वांटम मैकेनिक्स को मैं आसानी से बता नहीं सकता हूँ। ऐसे है कि मैटर कैसा है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। ऐसे बहुत सारे संकट होता है, धर्म संकट बोलते हैं ना, जैसे एक ज्ञान का संकट होता है, ये भी है क्या, वो भी है, ये भी है, वो भी है। फिर ये सब साइंस का एक पार्ट है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट फेनमन, कार्ल सागन वगैरह खुला बोलते हैं कि हम जो नया थियरी बनाए, नया ऑब्जर्वेशन किए, हम लोग हमेशा अच्छा प्राउड करके वो बताना पड़ेगा। फिर हमेशा हम तैयार रहना पड़ेगा कि हम जो बताए हैं, हम जो रिसर्च करके किए हैं, वो 5 साल में, 10 साल में कि 50 साल में कोई न कोई उसको उलट पलट कर देगा। यही अपना विज्ञान का रूप समझना चाहिए। बहुत लोग नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर में बोल दिया, वैज्ञानिक ने बोल दिया तो यही आखिर है। आखिर का कुछ नहीं है, ऐसे चलते रहेगा। और उसमें एक्साइटमेंट वो है कि नया अपने सामने आते रहेगा। सिर्फ नया के लिए, न्यू के लिए नहीं, आर्कियोलॉजी भी देखो, पहले ऐसा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे वैसे कुछ न कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ हिस्ट्री बुक में ये करके थोड़ा। अभी आजकल का वो कार्बन डेटिंग आया, कार्बन डेटिंग के बाद आजकल डीएनए देखते हैं इधर का, कि वो उसमें बोन में क्या डीएनए था, नहीं तो दूसरा कोई पार्ट में कुछ था। ये सब देख के अपना हिस्ट्री का भी जो कुछ था 50-100 साल के पहले, वो सब वगैरह भी सब खत्म हो गया, नया देखना पड़ेगा। और लोग बोलते रहेंगे आर्यन इन्वेशन, ये आ गया, वो आ गया, ऐसा वो सब उल्टा हो गया। क्योंकि आजकल का डीएनए मैपिंग में होता है, जैसे वो 100 साल के पहले का कुछ हिस्ट्री लेके कुछ वो उसमें बैठ जाते हैं, वो समझते हैं वही है। नया आते रहता है, आर्कियोलॉजी में आता है, आर्ट में आता है, जैसे को साइंस जो आया वो आता है। जो पढ़ने वाला है वो
अभी ह्यूमन रेस इतने में हुआ करके बोलते थे, अभी बहुत सब और उसके आगे है, उनका इवोल्यूशन और आगे, और बोलते हैं कभी कभी पेपर आएगा और 30,000 ईयर्स अहेड दे दिया है करके आएगा कुछ में जी। ऐसे सब फील्ड में साइंटिफिक एप्लीकेशन करते करते नया नया आते रहेगा। जो पुराना बात सब नहीं निकल जाता है। न्यूटन पूरा नहीं निकल गया, फिर कौन सी चीजों में न्यूटन अप्लाई नहीं होता है। हाई स्पीड में, बहुत हाई स्पीड का लाइट का स्पीड में आएगा, उधर नहीं जाएगा। अभी क्या है कि अभी नासा का आपको जो कॉल थोड़ा देखते हैं, 1-2 मिनट तो उसमें न्यूज़पेपर में लगा देते हैं, तो क्या है वो पार्कर मशीन गया, सन को टच किया करके ऐसा कुछ लिखा होगा। वो कैसे हिंदी में, तमिल में, मराठी वो न्यूज़पेपर में वो लिखते हैं कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि मैं सब नहीं पढ़ता हूँ। फिर वो सब में थोड़ा एक्साइटमेंट दिखा देते हैं, फिर उसमें जो आएगा और 10-15 साल में जितना फाइट दिखाता है, मेरा उम्मीद है कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारा अच्छा साइंटिस्ट का भी ये है कि और हम जो जानते हैं वो सब बदल जाएगा। और दूसरा है टेक्नोलॉजी के फ्रंट में, जो उधर तक इतना टेम्परेचर के पास जाने के लिए नया नया मटेरियल जो किए हैं नासा ने, वो $10 बिलियन का ये है। वो कैलकुलेशन क्या 70 का वो लोग थोड़ा करने दो, तो करोड़ों रुपया, बहुत सारा करोड़ों रुपया उसमें गया है। उसमें जो मटेरियल है वो भी शायद अपना मामूली चीज में आ जाएगा और नया नया कुछ देगा। ऐसा ही है, साइंस में आता है, साइंस के लिए करते हैं, फिर वो ही अपना काम के लिए आ जाता है। सर, साइंस क्या है कि जैसे आपने बताया, मैं जान चुकी हूँ कि साइंस एक जिज्ञासा है जिसको हमेशा से हमें अपने अंदर रखना चाहिए कि ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए शायद हमें रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। बट सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी जब सोच किसी के दिमाग में आती है और उस पर वो काम करना चाहता है, लेकिन अगर हम आपके बारे में जानें कि यज्ञस्वामी सुंदरराजन उस वक्त जब इन्होंने किसी चीज को देखा, तो कैसे आपको लगा कि आपको अंतरिक्ष के बारे में जानना है? आपकी जिज्ञासाएं कैसे जागी? आप कैसे इस फील्ड में आए? आप साइंटिस्ट कैसे बने? सर, अपने शुरुआती दिनों के बारे में प्लीज हमें बताइए। मैं बताऊंगा। फिर ये है कि थोड़ा छोटा करेक्शन देना पड़ेगा जी, कि आप बताएं कि जो कुछ देखते हैं उसमें सो दिमाग में कुछ लग जाता है, उसमें लेके कुछ न कुछ रिसर्च करें, संशोधन करें। ऐसा साइंस आजकल का ऐसा कुछ नहीं है। वो पहला शायद होगा 10,000 साल के पहले होगा। आजकल का इसमें साइंस करने के लिए बहुत सारा ट्रेनिंग होना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ा, हम आसमान देख लिया और पानी देख लिया, तो एक तारा देख लिया, नहीं होता है। सारा कम से कम MSc मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट है ना, कम से कम उतना तक पढ़ना पड़ेगा और PhD करके और भी आगे जाना पड़ेगा रिसर्च के लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ न कुछ, क्योंकि आजकल का मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम टेरेस में जाके देखेगा, हमको कुछ नया आइडिया आएगा, उस पे से हम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सुना हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत भाषण करने के लिए जाता हूँ ना, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। कई बोलते हैं कि हम वायरस के लिए हम नया कर दूंगा। ऐसा आसान नहीं होता है। नहीं तो हम ये करूंगा, मैं अभी सन को ये करूंगा, ये सब के लिए बहुत पढ़ाई होता है और ये टॉपिक लेना पड़ेगा। फिर मेरे बारे में बताऊं, IIT मद्रास में शायद फरवरी 2020 में एक टॉक मुझे करने के लिए बोले थे। उसमें माई ट्राइस्ट विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, और उसमें मैं क्वेश्चन एंड आंसर भी दिया हूँ। ऐसा है कि मेरा बचपन में 9 साल 10 साल का था, तभी सुब्रमण्य भारती का पढ़ के हमारा तमिल में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पोएट बनूंगा, ये करूंगा, लिखूंगा, वैसे था। फिर मैं देख रहा था कि पोएट्री में तमिल पूरा पढ़ा, तो हमारा तमिल टीचर्स है ना, वो 2 थे, बहुत अच्छे थे। उनसे मैं सीखा हूँ जो कुछ आजकल मैं पोएट्री लिखता हूँ, उनका टीचिंग से। फिर भी उनका साधारण जो मैथ्स टीच रहे थे, मैथ्स और साइंस कर रहे थे, वो टीचर का थोड़ा अच्छा कपड़ा उपड़ा होगा। इन लोगों को वो चप्पल भी अच्छा नहीं होगा। क्यों? कारण क्यों? उनको कुछ उनका तनख्वाह नहीं मिलेगा, ट्यूशन तनख्वाह तो है, फिर भी ट्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैथ्स टीचर को मैक्सिमम मिलेगा। ऐसे दिमाग में चल रहा था मेरा, काल क्या होगा, क्या होगा पता नहीं है। फिर हमारा घर पूरा
बम्बई चला गया, हमारा 11वीं उधर से बम्बई में चल गया। तभी तो तमिल उमिल ये करने का ये कुछ नहीं है, उधर कुछ पढ़ा, फिर वो सिर्फ ऐसा ही कुछ वो भारतीय का। इसमें दूसरा भी है कि साइंस 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 करो करके बहुत लिखा है, साइंस मॉडर्न इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी के बारे में। वो क्या 100 साल के पहले वो लिखे हैं, 100 साल के पहले को उसके पहले ही 120 साल के पहले वो 1910 में ही वो बॉस लिखे हैं। और वुमेन्स फ्रीडम वो वगैरह वो एकदम इतना दीर्घदर्शी थे, वो सब दिए हैं इसमें। वो भी हमारा अंदर था, स्वामी विवेकानंद का भी था साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह। इसलिए मैं जाते समय साइंस टेक्नोलॉजी में कॉलेज में जाते समय साइंस एकदम फर्स्ट ईयर साइंस में ज्वाइन किया। फिर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है साइंस में, वो लिटरेचर भी पढ़ रहा था, बहुत सारे बुक्स भी मैं पढ़ता था। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब में बहुत अच्छा था, मैं इंटरेस्ट ले रहा था। फिर ऐसा यूनिवर्सिटी का रूल्स वगैरह है, यही दो ले वो लो, ऐसे फिजिक्स में जाके एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तभी भी वो टाइम में 1957 में मैं मेट्रिकुलेशन में था 11th स्टैंडर्ड। तभी सोवियत यूनियन का सैटेलाइट चला गया, हम लोग सब खुश थे क्योंकि सोवियत यूनियन ने जीत गया। क्योंकि इंडिया वो टाइम में बहुत प्रो सोवियत यूनियन था और यूएस भी बहुत इंडिया को तकलीफ दे रहा था पाकिस्तान को सपोर्ट करके वगैरह। इसलिए जनरली सब सोवियत यूनियन जीत गया, जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना वैसे वो जीत गया तो अच्छा है करके। फिर उतना ही होके चला गया। 1963 में इंडिया का फर्स्ट नाइकी अपाचे रॉकेट गया है, तभी मैं लास्ट ईयर ऑफ एमएससी में था। फिर क्या हुआ, टीचर को मालूम नहीं, प्रोफेसर को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है कि अंतरिक्ष में काम है, इसमें बहुत आने वाली है करके। और विक्रम साराभाई ने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वो भी पता नहीं। फिर मैं उधर अटामिक एनर्जी के कोई थे, वो मुझे एडवाइस किए, यंग लोग एडवाइस किए इधर मत आओ, ये सैचुरेट हो गया है। तो वो साराभाई का एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था, 300 रुपीज, 325 रुपीज, 350 रुपीज। मैं तो पीएचडी करना चाहता था क्योंकि वो फर्दर रिसर्च करने के लिए। इसलिए वो बोला कि अरे भाई ये तो बड़ा तो बहुत इनोवेटिव आदमी है। दूसरी तरफ से देखता है, अभी तो यूजीसी का सबका 250 रुपीज का, ये 300 देता है। और उसके बोल एक साल में एक सिर्फ नहीं, थोड़ा सबको भी थोड़ा रिसर्च स्कॉलर भी हो, थोड़ा आगे बढ़ा करके सोचना पड़ेगा। 325, 350, अरे भाई इधर जाओ, ये आदमी कुछ उनके बोला कि मुझे रिसर्च क्या करते हैं पता नहीं है, तुम जाओ उधर, ये अच्छा आदमी है। तभी मैं विक्रम साराभाई को ज्वाइन किया, तभी वो अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारा जानने लगा, फिजिकल रिसर्च का बात। फिर और डायरेक्शन है कि मेरा अंदर सिर्फ साइंस संशोधन करके पेपर पब्लिश करके मेरा नाम करना सिर्फ नहीं था, वो सुब्रमण्य भारती का इफेक्ट है। लोगों के लिए कुछ करना है। वो विवेकानंद भी बोले कि तू अब लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए करना है। वो अंतरिक्ष में होता है 600,000 विलेजेस, वो साराभाई का ये था। इसलिए वो प्योर कॉस्मिक रिसर्च छोड़ के मैं इंजीनियरिंग बन गया। वो बड़ा स्टोरी है, इसलिए लंबा नहीं बता। विक्रम साराभाई ने ये दूसरे एक जगह में कहीं बताया हूँ मैं। विक्रम साराभाई ने बोला कि तुम छोड़ना नहीं किधर स्पेस को, तुम इंजीनियर बन जाओ। शुरू किया फिजिक्स रिसर्च वगैरह, उसमें बहुत जानता हूँ मैं, उसका इक्वेशंस वगैरह, ईगन पार्कर का सब जानता हूँ। फिर इसमें चला गया कि इंजीनियरिंग में ही आपको लोगों के लिए कुछ भलाई कर सकते हैं। ऐसा इसका मतलब नहीं कि साइंस नहीं करना, कई लोग साइंस भी करना है। फिर मेरा ये था कि मैं इंजीनियरिंग में ऐसे ही घुस गया। अपॉर्चुनिटीज जो आता है ऐसे, उसमें क्या डेस्टिनी बोलो या ऐसा बोलो, कुछ भी बोलो, ऐसे जो आता है वो लेके उसमें आगे बढ़ना है। यही मेरा एडवाइस है सब यंगस्टर्स को। वाईएस राजन जी, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल थे मेरे आपसे पूछने के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम की समय सीमा जो है वो यहीं समाप्त हो रही है। लेकिन अगले कार्यक्रम में हम आपसे दोबारा से चर्चा करेंगे। मैं अपने कुछ सवालों के साथ, अपनी जिज्ञासाओं के साथ फिर से मिलूंगी। लेकिन फिलहाल आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया।
यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना